जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुजर। तो जैसा कि आपको पता है डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो सीरीज आ रही थी, तो उसमें जो था टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, यानी बालकों की सूचनाओं को एकत्रित करने की तकनीकें, उसके बारे में हम बातें कर रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। तो क्या होता है केस स्टडी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इसके मेरिट्स होते हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस होती है, समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इस जो केस स्टडी है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे हम। केस और स्टडी दो शब्दों से मिलकर बना है ये। केस क्या होता है? व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त होता है, यानी कि केस मतलब ऐसा जो चाइल्ड होता है या कोई पर्सन होता है जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू उसके बिहेवियर हो सकती है। ठीक है। स्टडी का मतलब होता है ऐसा अध्ययन जिसमें व्यक्ति के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावना व्यक्त होती है। यानी कि जिस पर्सन का हमें अध्ययन करना होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो केस स्टडी होता है उसमें पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको लिखा जाता है और उसके भावी जीवन के लिए उसको संभाल के रखा जाता है। तो ये था केस स्टडी का मतलब। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि वह विधि होती है जिसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है ताकि उसके व्यवहार को समझा जा सके। जैसा मैंने पहले बताया था, केस स्टडी में कोई पर्सन होता है तो उसके जो बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसको लिखा जाता है। फिर बाद में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो उसका अध्ययन करके वहाँ से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसमें व्यक्ति के इतिहास संबंधी जानकारी, वर्तमान की स्थिति और भविष्य की संभावना व्यक्त होती है। यानी कि केस स्टडी में होता क्या है, केस स्टडी के अंदर जो पर्सन होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसकी प्रॉपर एज लिखी जाती है, उसके बाद में उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, लाइक्स और उसके डिसलाइक्स क्या होते हैं, वो सभी बातें लिखी रहती है केस स्टडी के अंदर। उसके बाद उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा वो करता है, वो सब बात उसमें लिखी हुई रहती है। उसमें ये भी लिखा रहता है उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है और कहाँ पर वो अच्छा कर सकता है, कहाँ पर वो अपने आप को बेहतर शो कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। और अगर उसके इतिहास में, यानी कि जो बच्चा होता है उसके कभी पहले जीवन में कोई समस्या आ जाती है या कोई भी बात घटित होती है तो उनको लिखा जाता है केस स्टडी में। ठीक है। उसकी जो वर्तमान स्थिति होती है, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो भी लिखी जाती है इसमें। और जो भविष्य की संभावना, यानी कि बच्चा क्या कर सकता है आगे अपने जीवन में, क्या वो पढ़ाई में अच्छा है या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो ये सभी बात रहती है केस स्टडी में। तो इससे एक टीचर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने स्टूडेंट की कि किस चीज़ों में वो अच्छा है और किन चीज़ों में वो बेहतर हो सकता है। तो अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये है केस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि केस स्टडी क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य समझेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान करना, यानी कि कोई स्टूडेंट है तो उसके बिहेवियर में कोई समस्या होती है तो उसका पता लगाने के लिए, निदान मतलब होता है पहचान करना, तो यानी कि जो समस्या होती है उसके कारण पता लगाने के लिए केस स्टडी का यूज़ होता है। ठीक है। तो समस्या का पता कैसे लगाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहा, तो अब केस स्टडी में क्या होगा, टीचर सबसे पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि बच्चा कहाँ पर रहता है, उसका नाम क्या है, कितनी एज है, कौन सी क्लास में, ये सब चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद उसके फैमिली वालों से पूछेगा कि बच्चे को कोई घर में दिक्कत है या नहीं है, और उसके बाद उसके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर वो बात करेगा कि बच्चा क्या पढ़ाई में ठीक नहीं है, कि जो आजकल काम नहीं करके ला रहा है, क्योंकि पहले बच्चा लगातार काम पूरा करके ला रहा था लेकिन बीच में क्या ऐसा हुआ कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करके ला रहा। फिर उसके बाद जो उसकी सोसाइटी होती है, यानी कि आसपास के जो लोग होते हैं नेबरहुड में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इनसे जो केस स्टडी होता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बच्चे की जो सोशल लाइफ होती है, उसकी जो स्कूलिंग की लाइफ होती है और उसके पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से, सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी समस्या की पहचान की जाती है। तो यानी इसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट इज समस्या का उपचार करना। अब केस स्टडी में होता क्या है कि खाली उसके समस्या के कारण पता नहीं लगाए जाते, बल्कि कारण के पीछे कि कारण तो पता लगाया जाता है, साथ ही साथ उसका उपचार किया जाता है। उपचार करना यानी कि उनको सुधारा जाता है कि कोई कारण है, जैसे कि बच्चा होमवर्क इसलिए नहीं करके ला रहा क्योंकि उसको लेट समझ में आता है। अब टीचर क्या उपचार करेगा,
टीचर बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता है, उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकता है, अदर स्कूलिंग को जो स्टाफ होता है उनसे बात कर सकता है कि इस स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर दिक्कत है, तो अब उसके लिए जो स्कूल मैनेजमेंट होती है वो भी उपचार करती है। तो केस स्टडी का ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे का जो वो समस्या होती है उसका उपचार किया जाए। नेक्स्ट इज मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन यानी कि बच्चे को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देने के लिए केस स्टडी का यूज़ होता है। जैसे कि बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा था, सबसे पहले उसका कारण पता लगाया कि बच्चे को समझ में नहीं आता, उसको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की, तो ये था इसका उपचार करना। अब मार्गदर्शन में ये होगा कि बच्चे को बताया जाएगा कि अगर आपको आगे भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक होकर अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का जो टीचर होता है उससे बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन दिया जाता है बच्चे को कि आगे आपको घबराना नहीं है। परामर्श देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अब जो इसकी केस स्टडी फाइल होती है उसका इसके भावी जीवन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बच्चे स्टूडेंट का इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो परामर्श देने के लिए केस स्टडी का यूज़ होता है। अब बात करेंगे इसके लाभ की, यानी कि जो इसकी एडवांटेजेस हैं। तो व्यवहार का गंभीर अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी में ऐसा नहीं होता कि खाली प्रॉब्लम के जो मेन कॉज होते हैं कि खाली थोड़े मोड़े मतलब कारण का पता लगाया जाए। इसमें क्या होता है, गंभीर अध्ययन किया जाता है। पहले उसकी सोशल लाइफ का पता लगाया जाता है, फिर उसकी जो फैमिली होती है वहाँ पर पता लगाया जाता है, फिर बच्चे के आसपास के नेबरहुड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो बहुत ज़्यादा डीप में अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इस व्यक्ति के समायोजन में सहायता प्रदान करता है। जो केस स्टडी होता है वो खाली कारण पता नहीं लगाता, साथ ही साथ उनका उपचार भी करता है। तो ये उसके समायोजन करने में, स्टूडेंट को अपनी क्लास में समायोजन करने में, लर्निंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट इसके परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो स्टूडेंट होता है उससे बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है, उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, उसके फैमिली से रिलेटेड और उसके मतलब स्कूल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं आया जाता, पहले उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर एनालिसिस किया जाता है, तब जाके कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। तो तभी इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं अदर टेक्निक्स के मुकाबले। नेक्स्ट इज गुप्त बातों और अवचेतन व्यवहार को जाना जा सकता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिनको बच्चा डायरेक्टली नहीं बता सकता। जैसे इंटरव्यू में होता है, बच्चा डायरेक्टली अपने बारे में बात नहीं बता सकता कि उसको ये दिक्कत है, वो झूठा व्यवहार कर सकता है। लेकिन जब केस स्टडी होती है तो इसमें स्टूडेंट से पूछा जाता है, उसके पेरेंट्स से पूछा जाता है, फैमिली मेम्बर्स जो अदर मेम्बर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है, उसके आस पड़ोस से, नेबरहुड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और यहाँ तक कि बच्चे के जो स्कूल मैनेजमेंट होता है और जो और भी स्टाफ होता है स्कूल का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो बच्चे का जो गुप्त बातें होती है या अवचेतन व्यवहार होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और तब जाकर इसमें उपचार किया जाता है। तो नेक्स्ट इज बहुत सारे सूचना स्रोतों का इसमें प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसमें बहुत सिर्फ एक ही सूचना स्रोत का उपयोग नहीं होता कि खाली एक जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। इसमें बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, जो कलेक्शन होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से होती है, तो इसलिए ये विश्वसनीय होता है। तो ये थे केस स्टडी के कुछ एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो व्यक्तिगत अध्ययन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी केस स्टडी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो इस प्रकार है। व्यक्तिगत अध्ययन कार्य को ठीक प्रकार से संपादित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि इस वाले पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि जो इस वाली जो केस स्टडी टेक्निक होती है इसका यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा का कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद उनको एक साथ कंपाइल करना होता है, फिर उसके साथ उसके कारण पता लगाने होते हैं, फिर कंक्लूजन पे जाना होता है, फिर मार्गदर्शन देना होता है। तो इन सभी कार्य को करने के लिए जो टीचर होता है उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हर कोई टीचर इस कार्य को बड़ी आसानी से नहीं कर सकता। सूचना स्रोत काफ़ी क्षेत्र में फैले होने के कारण इतनी सारी सूचना इकट्ठा करना आसान नहीं होता।
यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें स्टूडेंट के जो परिवार वाले होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसका जो पीयर ग्रुप होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, स्कूल मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और बाकी जो स्टाफ होता है सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इसका जो मतलब जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा फैला होता है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद उन सबको कंपाइल करना, फिर एक मेन कॉज को पता लगाना, ये बहुत आसान काम नहीं होता है। तो इनको मतलब ये बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत सरलता से नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है केस स्टडी में कि पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसकी जो एज है वो लिखी जाती है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये लिखी जाती है, फिर उसके बाद में मतलब कभी कोई सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कभी कोई सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर इन्फॉर्मेशन को एक साथ नहीं लगाते। यानी कि जैसे कि इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यू वाली टेक्निक होती है उसमें एक कंडीशन बनाई जाती है, फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर के जरिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जबकि केस स्टडी में क्वेश्चन आंसर तो नहीं होते। तो वैज्ञानिकता का कहीं ना कहीं इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट इज सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है। अब क्या होता है, केस स्टडी को ज़्यादातर स्कूलिंग में ही यूज़ में लाया जा सकता है कि स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। केस स्टडी का अदर कोई फील्ड में यूज़ नहीं है। गलत विश्लेषण की संभावना रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि केस स्टडी से जो विश्लेषण किया जाता है वो कई बार गलत साबित होता है। अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। अब केस स्टडी का एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि केस स्टडी असल में होता क्या है और इसको कैसे यूज़ में लाया जाता है। अब जैसे एक बच्चा है, स्टूडेंट है अंश नाम का, ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे मतलब कलेक्ट की जाती है और कैसे केस स्टडी यूज़ होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग डाटा, यानी कि परिचयात्मक विवरण। ये क्या होता है, इस स्टेप के अंदर उसका नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट का नाम है अंश कुमार, ठीक है, तो उसको पहले नाम लिख दो, उसके बाद उसके फादर्स का नेम आ जाता है कि उसके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस आता है कि वो रहता कहाँ पर है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ कि वो कहाँ पर मतलब उसका जन्म स्थान कहाँ पर है, उसकी जन्म की तिथि क्या है, और वो मतलब और उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें लिखी जाती है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो इसमें कलेक्ट की जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये सभी रिकॉर्ड इसमें आता है आइडेंटिफाइंग डाटा में, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इसके अंदर आती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। जैसे कि बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि उसका जन्म स्थान क्या है, ठीक है, कि कहाँ पर उसका बर्थ हुआ था, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो और भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, फैमिली का डाटा कलेक्ट किया जाता है कि उसके फादर की मंथली इनकम कितनी है, उनकी सालाना इनकम कितनी है, और परिवार में और भी सदस्य है, कितने भाई बहन है, और उसको कितना खर्चा मिलता है, एटसेट्रा जो भी बातें होती है वो इसके अंदर ली जाती है। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ रिकॉर्ड में जो स्टूडेंट होता है, जैसे कि अंश है, तो उसके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है कि वो कितना लंबा है, उसका वेट कितना है, हाइट वेट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। बिहेवियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको ज़्यादा कौन से इमोशंस उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, ये सभी बात होती है हेल्थ रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ये था सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ से उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हम करते हैं वो आता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एनालिसिस। अब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होती है उसका फिर बाद में एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है रिगार्डिंग प्रॉब्लम, कि एनालिसिस में हम ये बताते हैं, अब जो टीचर होता है वो ये सब बातें कलेक्ट कर ली उसने अंश के बारे में, ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस में क्या करेगा कि समस्या का उसने पता लगाया कि समस्या क्या है, कि बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा। पहले वो रेगुलर आता था स्कूल में, लेकिन अब उसकी बहुत ज़्यादा छुट्टी होती है, तो अब वो कारण पता लगाता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण में वो देखता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कि उसको जो फैमिली वाले वो तो कहते हैं कि यहाँ से तो स्कूल डेली जा रहा है। अब जो आसपास के उसके बच्चे वो बताते हैं कि वो उस पार्क में बैठा रहता है, स्कूल जाता नहीं है, ठीक है। तो इसमें उसका कारण पता लग गया कि बच्चा क्या कहाँ बैठा रहता है, पार्क में बैठा रहता है। अब इसका एक और कारण है कि वो पार्क में क्यों बैठा रहता है, तो अब अंश से पूछा या उसके दोस्तों से पूछा, तो फिर बाद में पता चला कि वो पार्क में इसलिए बैठा रहता है क्योंकि वो पार्क में बैठ के फ़ोन चलाता है,
ठीक है, पार्क में गेम खेलता रहता है, सारे दिन 2 बजे तक गेम खेलता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो और बच्चों के साथ मिलकर सीधा घर आ जाता है। और यहाँ तक कि स्कूल का जो स्कूल के लिए उसको लंच दिया जाता है वो लंच भी पार्क में बैठ के करता है। ठीक। नेक्स्ट इज रेमेडियल वर्क एंड सजेशन। अब जो उपचारात्मक कार्य होते हैं या सुझाव होते हैं वो टीचर उसको प्रोवाइड करता है कि आपको अगर गेम खेलना है तो आप जब स्कूल से चले जाओ उसके बाद गेम खेल लो। ठीक है, तो टीचर उसका उपचार करता है कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है, या घर वालों से वो बात करेगा कि ऐसी कौन सी बात है कि बच्चा आपके सामने शेयर नहीं कर रहा और वो फ़ोन में ही लगा रहता है, फ़ोन में गेम वेम खेलता रहता है और स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो स्कूल का वातावरण है उसको सुधारने की कोशिश करेगा। वह बहुत सारी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाएगा जिससे बच्चों का मन स्कूल आने के लिए करे। ठीक है, तो उपचारात्मक कार्य और सुझाव दे सकता है वो अंश को टीचर कि अगर आपको कोई काम करना है यानी कि गेम खेलना है तो आप घर जाके खेल सकते हैं, या अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, या किसी और फ्रेंड से बात कर सकते हैं जिससे आपका फ़ोन में से धीरे धीरे ध्यान हट जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल केस स्टडी का। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।